जनवरी 2022 का है और अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हिंदी का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, हिंदी जो है हमें खूब बढ़िया समझ में आता है। हिंदी हम लोगों को अच्छा समझ में आता है, तो हिंदी हम लोगों के लिए अप्रोच क्या है, खूब बढ़िया से पढ़ के समझेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन करेंगे। तो नीचे दिए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। मानव इतिहास में हजारों साल तक शून्य का कहीं अता पता नहीं था। शून्य की अवधारणा आ भी गई, तब भी काफी समय तक मानव ने इसे संख्या नहीं समझा। यह बात तो तय है कि शून्य प्रकृति प्रदत्त नहीं है। हमने शून्य का आविष्कार अपनी सुविधा के लिए किया है। मनुष्यों ने शून्य की अवधारणा को न केवल समझा है, बल्कि उसकी सहायता से कई स्वचालित उपकरणों का आविष्कार भी कर लिया है। शून्य एक के समय में एक अमूर्त विचार और एक वास्तविकता है, और यह सीखना सबसे मुश्किल है कि शून्य एक से छोटा है। सबसे पहले भारत ने कुछ भी नहीं को दर्शाने के लिए शून्य को एक स्वतंत्र संख्या के रूप में मान्यता दी। अगर हम शून्य को 1, 2 और 3 जैसी संख्याओं की तरह मूर्त चीजों से संबद्ध कर पाते तो शायद शून्य को समझना बहुत आसान होता ना। लेकिन हम ये कर नहीं सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चल रहे हैं। शून्य के बारे में कौन सा वाक्य सही है? शून्य प्रकृति प्रदत्त है? नहीं, प्रकृति प्रदत्त नहीं है, हमने इसका आविष्कार किया है। शून्य मानव जनित है। शून्य की गणना मानव ही कर सकते हैं। शून्य मूर्त अवधारणा, शून्य मूर्त नहीं है, मानव ही कर सकते हैं। यही वाला ऑप्शन हटाएं तो ज्यादा जोर दे रहा है। शून्य जो है मानव जनित आविष्कार है, जो कि अभी हम लोगों ने गद्यांश में देखा था, और ये बिल्कुल है। 2 नंबर अपना आंसर हुआ। तो बहुत आसान है, कुछ नहीं है, इसको समझ जाइएगा। ये पूरा आपके समझ पे डिपेंड करता है। ये जो गद्यांश है ये आपके पूरा किस चीज पे डिपेंड करता है? समझ पे, अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। तो संख्याओं के संदर्भ में कौन सी अवधारणा समझानी सबसे कठिन है? शून्य सबसे बड़ी संख्या है। शून्य सबसे बड़ी संख्या है, नहीं कह सकते हैं। शून्य 1 से बड़ा है, नहीं कह सकते हैं। शून्य 1 से छोटा है, शून्य जोड़ा जा सकता है। क्या होगा इसका आंसर? कितना नंबर क्वेश्चन है ये? कितना नंबर क्वेश्चन है? 92। शून्य 1 से छोटा तो बिल्कुल है ही, 1 से छोटा है, लेकिन ये इसके स्थान की बात है। ठीक है, जहां लगा दीजिएगा वो अपना वही स्थान ग्रहण कर जाएगा। ठीक है, तो शून्य 1 से छोटा है। अगर 1 से छोटा कब है? जब ऐसे शून्य है, अगर किसी संख्या के बाद लग जाएगा तो ओकरा के 10 गुना बढ़ा देगा। ठीक है, 2 गो लग जाएगा तो 100 गुना बढ़ा देगा। ठीक है, तो शून्य 1 से छोटा है, आप यहाँ पे सही कर सकते हैं। और शून्य जोड़िएगा घटाइएगा किसी चीज में तो क्या होगा? संख्या वहीं रह जाएगा, लेकिन शून्य किसी चीज में गुना करिएगा तो सब शून्य हो जाएगा। ये तो बढ़िया चीज है। चलो, विश्व में किसने पहल शून्य को संख्या के रूप में मान्यता दी? कौन था ये? अपना ही प्यारा भारत। ठीक है, शून्य को सबसे पहले मान्यता देने वाला भारत है। शून्य एक ही समय में एक अमूर्त विचार और एक वास्तविकता है का आशय क्या है? ठीक है, एक अमूर्त विचार और एक वास्तविकता है का आशय क्या है? यह दिखाई नहीं देता परंतु इसका अस्तित्व है। संख्याओं में महत्वहीन स्थान रखता है, ऐसा तो नहीं है। यह दिखाई देता है पर इसे किसी शब्द से सुन नहीं सकते। दिखाई कहाँ दे? यह दृश्य है पर इसे सुन सकते हैं नहीं। यह दिखाई नहीं देता परंतु इसका अस्तित्व है। ठीक है, यह दिखाई नहीं देता है परंतु इसका अस्तित्व। देखो, शून्य ऐसे कुछ दिखाई नहीं देता है। शून्य मतलब कुछ ना, शून्य मतलब कुछ भी नहीं, लेकिन यही किसी चीज के बाद में लग जाए तो शून्य मतलब बहुत कुछ। ठीक है, तो इसलिए इसका अस्तित्व भी दिख गया, और शून्य दिखाई भी नहीं देता है, और इसका अस्तित्व भी है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? क्वेश्चन काहे भाग रहा है?
आ जाओ। 94 हो गया, 95 अब 95 पे आओ। शून्य की अवधारणा आने पर मनुष्य ने इसे बहुत समय तक संख्या क्यों नहीं समझा? मूर्त चीजों से शून्य की संबंधता न होना ठीक बात है। सभी वैज्ञानिकों द्वारा इसे मान्यता न देना, पशुओं द्वारा इसकी प्रकृति प्रदत्त न होना, ठीक है। देखो ये शून्य जो है किसी मूर्त चीज से डिनोट इसको नहीं किया जाता है। किसी चीज को नहीं कह सकते हैं कि शून्य गो है। कभी कहे हैं कि शून्य गो है? ये गो है बोलते हैं कि ना बोलते हैं? बोलते हैं। शून्य गो है ऐसा आपने कभी नहीं बोला। इसलिए ये किसी भी ये मूर्त चीज जो प्रत्यक्ष चीजें जो दिख रही है इससे ये संबंधित नहीं है। इसलिए हम क्या किए, इसको बहुत समय तक संख्या, इसलिए इसको नहीं समझा गया, ठीक है। तो आंसर आपका एक यहाँ पे होता है। किस शब्द में अ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? औ, देखो धारणा में अ उपसर्ग लगा हुआ है, औन्नति में, नीति में औ लगा हुआ है, काश में औ लगा हुआ है, लेकिन अवधि एक भाषा है में कोनो उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं लगा है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 2 नंबर। चलो ध्यान दो बच्चा। इतिहास में किस प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है? इतिहास में देखो इतिहास अध्ययन एक, अगर एक प्रत्यय इसमें हम लगाएंगे तो क्या हो जाता है? ऐतिहासिक। हमारा आवाज तो यही जब कुछ दूर ले सुनाई, काहे तो परेशान बोल रहा, पूरा ऑल इंडिया में सुनाई, तू चिंता मत करो। देखो ऐतिहासिक एक प्रत्यय यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। देखो माइक पे क्लियरिटी आवाज का नहीं रहता है, ठीक है। उसके लिए बहुत ज्यादा महंगा माइक खरीदना पड़ेगा। चलो वैज्ञानिक में मूल शब्द, वैज्ञानिक में मूल शब्द क्या है? तो विज्ञान है। विज्ञान में एक प्रत्यय लगा है तो क्या हो गया है? वैज्ञानिक, ठीक है। तो विज्ञान में मूल शब्द क्या हो जाएगा? विज्ञान। देखो इसमें कुछ अहिले नहीं है, एकदम आसान है। ऐसे आसान क्या हो सकता है? बहुआ क्वेश्चन। स्वतंत्र का संधि विच्छेद, इसका कई नंबर क्वेश्चन है वो? 98। अच्छा मूल शब्द पूछ रहा है ना? रुक जाओ। मूल शब्द पूछ रहा है आपसे, ठीक है। देखो वैज्ञानिक में मूल शब्द, तो देखो यहाँ पे क्या लगा हुआ है? बी, ये उपसर्ग है, ठीक है। ज्ञान मूल शब्द है, ठीक है। इसके बाद में इसमें लगा क्या है? एक प्रत्यय बी जो है, ज्ञान जो है मूल शब्द है, ठीक है। ये ज्ञान जो है क्या है? मूल शब्द है हमारा, और इसमें बी उपसर्ग लगा तो ये हुआ विज्ञान, ठीक है। तो विज्ञान मतलब विशुद्ध ज्ञान, विज्ञान मतलब विशुद्ध ज्ञान। तो ये ज्ञान में बी उपसर्ग लगा हुआ है और एक प्रत्यय है, तो यहाँ पे मूल शब्द आपका क्या हो जाएगा? मूल शब्द आपका ज्ञान हो जाएगा, ठीक है। यू आर एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। बी पेशेंस। चलो स्वतंत्र के संधि विच्छेद, स्वधन तंत्र, स्वधन तंत्र, स्वधन तंत्र। चलो संधि का एक वीडियो हम ऐप पे डाल देंगे आज, एक समास का, आप उसे देख लीजिएगा। मात्र 1-1 घंटा का होगा।
तो 1 घंटा तार जिंदगी में ऐसा हूँ कौन इतना बड़का काम करो तरह के 1 घंटा नहीं के तरह लगे। चलो ये 91 से 99 तक हम लोगों ने बना लिया, आगे चलते हैं। हाँ किसमें क्या है 99 में? स्वधन तंत्र। देखो अब आ गया ये आपका एक पद्यांश, एक पद्यांश आपका आ चुका है, ठीक है। तो निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। सूर्योदय सूर्यास्त असंख्यो, सूर्योदय सूर्यास्त असंख्यो, सोना ही सोना बरसा कर मोल नहीं ले पाए इसको भीषण बादल, आसमान में गरज गरज कर धरती को न कभी हर पाए, प्रलय सिंधु में डूब डूब कर उभर उभर आई है ऊपर, भूचालों भूकंपों से यह मिट न सकी है। ठीक है, सूर्योदय सूर्यास्त असंख्यो, सोना ही सोना बरसा कर मोल नहीं ले पाए इसको भीषण बादल, आसमान में गरज गरज कर सिंधु को न कभी हर पाए, प्रलय सिंधु में डूब डूब कर उभर उभर आई है ऊपर, भूचालों भूकंपों से यह मिट न सकी है। आओ इस पे अब क्वेश्चन बनाते हैं। यह हमारा पद्यांश है, इसका थोड़ा भाव हमें समझना होता है। इस पद्यांश में मुख्यतः किसकी बात की गई है? चलो बताओ किसकी बात की गई है? तो ये धरती पे ही ये सब चीजें क्या होता है, सूर्यास्त सूर्योदय सोना, ठीक है, ये सब काम जितना होता है ये सब कहाँ होता है? सब धरती पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी बात की गई है पद्यांश में मुख्यतः? तो धरती की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धरती पर आने वाले संकटों के लिए उपयुक्त शब्द नहीं है। उपयुक्त शब्द कौन सा संकट के बारे में नहीं है? प्रलय संकट है, भूचाल संकट है, भूकंप संकट है, लेकिन सिंधु संकट नहीं है। सिंधु एक नदी है जो कि जीवनदायिनी है और सिंधु बहुत ही पवित्र नदी है। इसी के किनारे बैठ के ब्राह्मणों ने वेद की रचना की थी। ठीक है, ब्राह्मण के मतलब जाति से मत लीजिएगा, ब्रह्मे जनाति ब्राह्मणे, ठीक है, जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण है। ठीक है, चलो आगे ध्यान दो। इन्हें धरती को कौन डुबोना चाहता है? धरती को कौन डुबोना चाहता है? अत्यधिक वृष्टि, अत्यधिक गर्जना, अत्यधिक भूकंप, अत्यधिक वृष्टि, यानी कि ज्यादा बारिश होगा तो वो सोचता है कि हम धरती को डुबो देंगे, लेकिन वो डुबो का पाएगा क्या? सही है? कितना नंबर है? 4 नंबर सही है सर। सही है, बिल्कुल 1 नंबर, अत्यधिक वृष्टि। ठीक है, धरती को कौन डुबोना चाहता है? तो अत्यधिक वृष्टि। वृष्टि मतलब क्या? बारिश, बरखा। ठीक है, तो अत्यधिक वृष्टि, धरती को कौन डुबोना चाहता है? तो अत्यधिक वृष्टि। धरती अनमोल है। धरती क्या है? अनमोल है। भाव पद्यांश की किस पंक्ति से अभिव्यक्त हो रहा है? धरती अनमोल है, सूर्योदय सूर्यास्त असंख्य, उभर उभर कर आई है ऊपर, मोल नहीं ले पाए इसको। मोल नहीं ले पाए मतलब क्या है? अनमोल है। ठीक है, मोल नहीं ले पाए इसको मतलब क्या? धरती अनमोल है। ठीक है ना जी, देखो मिट ना सकी है तो में अनमोल वाला बात कहाँ है? अनमोल जौन है कौनो मोल नहीं थे, तो एक बोल रहा है मोल नहीं ले पाए इसको। तो ये बताओ, तार मोल लाग सकेला, तार भाव लाग सकेला, अनमोल बारनु वही न धरती भी बानू जौन के मोल केहू ना लगा पहले बाय दे, तो मोल नया लगा पाइल तो का भाई ये अनमोल बा। ठीक बा, मीट ना सकिए मतलब क्या है? ये अमीट रहता तब ना होता। यहाँ पे अमीट पूछता है, यहाँ पे बोलता है कि धरती अमीट है, इसमें कौन सा बात है? तो अब जाके यहाँ पे सही होता है कि अमीट ना सकी है। बात समझ रहे हैं? एक मोल नहीं लगा पाए मतलब अनमोल है, ये मीट ना सके है मतलब अमीट है। ठीक है, इज इट क्लियर? सिंधु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखो
जलधि, सागर, जलद, उदधि। तो उदधि पर्यायवाची शब्द नहीं है। एक मिनट रुको पहले। जलद सिंधु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जलद जो है ये सिंधु का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी सब सिंधु के पर्यायवाची शब्द है। देखो एक मिनट, अब सिंधु के पर्यायवाची शब्द है समुद्र, सागर और नौ, बारिश है अल्लाह। सिंधु के पर्यायवाची शब्द में देखो कौन कौन सा है। सिंधु के अगर पर्यायवाची शब्द की बात करें तो समुद्र, सागर, समुद्र, सागर और नौ। तरीका हो जाएगा, बता रहे हैं, ध्यान तो दो। और बारिश, 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 ठीक है, इसको बारिश भी बोला जाता है। पयोधी, रत्नाकर, पयोधी और रत्नाकर ये शब्द जो है सिंधु के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, और भी होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, रत्नाकर, रत्नागिरी हो सकता है। ठीक है, मतलब आदि लिखे हैं मतलब और गुंजाइश है। इत्यादि लिखते हैं मतलब अब ना, आदि मतलब अभी और गुंजाइश है, और हो सकता है। इत्यादि मतलब बस हो गए फिक्स, ऐसे वैसी ना। जलद, इसमें जलद लिखा है क्या कहीं? इसमें कहीं ये पर्यायवाची में जलद लिखे हैं क्या कहीं? नहीं लिखे हैं ना, तो जलद ही होगा। ठीक है, उदधि भी इसमें लिख दो। जलद मतलब क्या हो जाएगी? जल को रखने वाला है, लेकिन इसका पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है, इसके समानार्थी शब्द, तो ये इसको जलद नहीं कहा जाता है। देखो, इसको जलद नहीं कहा जाता है, इसका पर्यायवाची शब्द में ये बोली। सिंधु मतलब नदी, जल को रखने वाला नहीं, सिंधु मतलब नदी। ठीक है, सिंधु इज ए होली रिवर। ठीक है, सिंधु एक पवित्र नदी है और इसे समुद्र के नाम से लोग बुलाते हैं, सागर के नाम से, और नौ के नाम से, उदधि के नाम से, बारिश के नाम से, पयोधी के नाम से, रत्नाकर आदि नामों से इसे बुलाया जाता है। ठीक है, लेकिन जलद आदि जलद से, जलद इसको लोग पहले से नहीं कह रहा है, आज आप पहली बार कह रहे हैं। अगर ये चलन में आ गया कि सिंधु को जलद कहा जाए तो हो जाएगा कि जलद कहा जाए, लेकिन पहले लोग कहा नहीं है, ऐसे आप भी मत कहिए। ठीक है, चलिए, अन्वेषण जो जरूरी नहीं है। सीटेट कह रहा है कि जलद ना, चलिए ध्यान दीजिए, जितना कहा जाए उतना ही मतलब ध्यान रखिए, हटेगा। चलो बंद कर। निम्नलिखित में से भिन्न शब्द युग में कौन सा है? भिन्न शब्द युग है गरज गरज, भूचाल भूकंपो, उभर उभर, डूब डूब। देखो डूब डूब, उभर उभर, गरज गरज, ये तीनों देखो क्या है, समान दिख रहा है ना। भूचाल के साथ भूकंप है, ये असमान दिख रहा है ना, तो ये हो गया आंसर भिन्न। ठीक है, यही भिन्न है तो हमारा आंसर यही हो गया। ठीक है, चलो अब क्या ये हो गया। चलो अब पेडागोगी पे हम लोग चल रहे हैं बाबू। एक 106 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, हल्ला मत करो। यदि शिक्षक विद्यार्थियों को शब्दावली सीखने में मदद करना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे प्रभावशाली होगा? कहानियों और चित्रों का प्रयोग, ठीक लग रहा है। दोहराव ड्रिल, ये तो करना नहीं है। दोहराव, आवृत्ति, बार बार, ड्रिल, अभ्यास, ये सब चीजें नहीं करना है। लिखित अभ्यास का प्रयोग, यो नहीं। पाठ्य पुस्तकों का उपयोग, ये सब हटा दो। कहानियों और चित्रों का प्रयोग होगा, बच्चा ज्यादा काहे अभी परेशान हो गए, आने दो तो हम सब बताएंगे। चलो अभी चलने दो सीधे सीधे। 106 के बाद 107 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अल्लाह ध्यान दो, बहुभाषावाद शिक्षा का
ध्यान दो, ठीक है। अगर किसी चीज को प्राप्त करना चाहते हो, इफ यू वांट टू अचीव एनीथिंग, you focus, just focus. Do you understand what am I saying? Focus on your aim. बहुभाषावाद शिक्षा का एक ऐसा साधन है जिसका उद्देश्य है क्या? क्या ना बताइए था कहाँ रहा तू? अब बात करे में बेचैन बारा तो तारा की हो जाएगा। देखो ये एक नंबर होगा, दोहराव ड्रिल अभ्यास कराना ही नहीं है, आवृत्ति कराना नहीं है, बार बार वाला बात करना नहीं है, लिखित अभ्यास का प्रयोग, पाठ्य पुस्तक का प्रयोग, ये सब आउट कर दो। ये क्या है? कहानी या चित्र के प्रयोग से अगर सीखी तो खूब बढ़िया बात बा। देखो आप आगे देखते हैं। बहुभाषावाद शिक्षा का एक ऐसा संसाधन है जिसका उद्देश्य है क्या? अल्लाह शिक्षण अधिगम के लिए शिक्षार्थियों की भाषाओं का उपयोग करना, ठीक है। शिक्षार्थियों को यथासंभव अधिक से अधिक भाषाएं सिखाना। अधिक से अधिक वाला बात हटाओ, ये भी सही है। बोझिल हो जाएगा बच्चा, सही कहाँ से है? कुछ सही हो जाएगा। शिक्षार्थियों को यथासंभव अधिक से अधिक भाषा सिखाना। अधिक से अधिक भाषा सिखाने की जरूरत नहीं है, जो उसका भाषा है उसमें यथासंभव कोशिश करिए कि उसमें उसको शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो है उसमें पूर्ण की जाए, ठीक है। चलो ध्यान दो, देखो यहाँ पे 2 नंबर में देख रहे हो जोड़ दिया गया है अधिक से अधिक भाषा सिखाए। अधिक से अधिक है, अधिक से अधिक जो बच्चा है, जो उसका मातृभाषा है, जो उसका भाषा है, उससे जोड़ के उसको भाषा में उसके शिक्षा अधिगम प्रक्रिया के चालू करिए और उससे जोड़ते हुए धीरे धीरे आगे आगे बढ़िए और अनेक भाषा धीरे धीरे सीखेगा। एकदम काट दीजिएगा, बोल देने वाला बात आ गया। पॉजिटिव भी होगा क्योंकि ना, अरे बाबू हम जितना बता रहे हो उतने ध्यान दो ना, छोड़ो ना बाकी सब बात, समझ रहे हो? निगेटिव पॉजिटिव है कुछ नहीं है, वो एक अप्रोच है जो कि ना कुछ आता है तो इसको भी लगा दोगे तो पास हो जाओगे, ठीक है। मैक्सिमम जगह सही हो जाएगा, सब जगह सही नहीं होगा, बंद करो ये सब, ठीक है। आओ, शिक्षण अधिगम के लिए शास्त्रीय भाषाओं का उपयोग करना, ठीक है। शिक्षण अधिगम के लिए देखो निगेटिव पॉजिटिव भी सब जो तुम्हें यूट्यूब पर नहीं मिल रहा था ना उस समय हम पढ़ाए, ठीक है। यूट्यूब पे जब नहीं कोई पढ़ा रहा था तब भी हम पढ़ाए हैं, यानी कि 2018 में, बात समझ रहे हो ना? 2018 में खोजने पे सीटेट का कोई तो बहुत मुश्किल से कोई कोई मिलता था, ठीक है। हिमांशी और शुरुआत की थी, बात समझ रहे हो? उस समय शुरुआत की थी, मोबाइल से आती थी लाइव, ठीक है। वैसे ही 1 घंटा 2 घंटा हल्ला करती थी, ठीक है। वैसे ही धीरे धीरे फैन फॉलोइंग हो गया, और कुछ नहीं है। शिक्षण ध्यान दो, शिक्षण अधिगम के लिए शास्त्रीय भाषाओं का उपयोग करना। देखो शास्त्रीय भाषाएं हमारी कौन कौन सी है? जैसे संस्कृत हो गई, तमिल हो गई, तमिल स्लिप ऑफ पेन हो रहा है, तेलुगु हो गया, ये सब कुछ, मलयालम हो गया, ये सब जो है क्या है? शास्त्रीय भाषा। मलयालम हो सकता है, कुछ भाषाएं जो है ये शास्त्रीय भाषा है। शास्त्रीय कुछ नृत्य है, कुछ शास्त्रीय संगीत है, ठीक है। तो अब शास्त्रीय भाषा जो है पूरा पूरा जन समझने का भाषा नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या करो, हटा दो, इसको भी आउट कर दो। नौकरियों के लिए अंग्रेजी भाषा और संस्कृति के लिए मातृभाषा सीखने में सक्षम बनाना। नौकरी खातिर अंग्रेजी या संस्कृति खातिर ये सब हटाओ इन्हें, ठीक है। यहाँ कंपेयर करने वाली बात आ गई, तुलना कर रहा है ना, सीधे आउट कर दो, कुछ नहीं सोचना है। ये बबुआ तारा अभियो नहीं के बुझाती कोई नंबर चलता क्या किया है हम सही क्या किया है ये पहले बताओ तो, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? इसी में बोलते हैं कि देखो पहले इसका क्या सही किया है, बताओ क्या सही किए हैं। तो क्या तुम बता रहे हो 1 नंबर होगा? हमें भी पता है 1 नंबर होगा। पिटाओगे तुम लोग जोर से। किसी पाठ्य सामग्री से कोई विशिष्ट सूचना निकालने के उद्देश्य से उस पाठ्य सामग्री के किसी अंश को बारीकी से गहनता के साथ पढ़ने का कौशल कौन सा अवबोधन कहलाता है? किसी पाठ्य सामग्री से कोई विशिष्ट सूचना निकालने के उद्देश्य से उस पाठ्य सामग्री को किसी अंश को
बारीकी से और गहनता के साथ पढ़ने का कौन सा अवबोधन कहलाता है? पढ़ने का कौशल कौन सा अवबोधन कहलाता है? अनुमानिक, वैश्विक, स्थानीय और लेन देन। तो देखो यहाँ से लेन देन वाला काम तो हो नहीं रहा है, स्थानीय वैश्विक वाला बात ही नहीं रहा है। यह अनुमान लगाने के लिए वो चीज को निकाल के अनुमानिक वाला बात यहाँ पे सही होगा, लेकिन यहाँ पे इसका ऑप्शन से ये भी बहुत ज्यादा सटीक नहीं है। लेकिन अब इसके अलावा कोई और है भी नहीं जिसे हम कर सके, इसलिए हमने इसके अनुमानिक सही किया है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया है? अनुमानिक सही किया है। अनुमान लगावल मतलब का हो सकेला? अनुमान लगावल मतलब का? स्थानीय मतलब लोकल यहाँ पे क्या हो सकता है बताओ? स्थानीय, वैश्विक, लोकल मतलब जहाँ हम है वहाँ के चीजों की अगर बात होगा तो यहाँ पे तो किसी चीज को पढ़ के, किसी पार्ट को पढ़ के उसका अर्थ समझने वाली बात कर रहा है, उसको बारीकी की गहनता के साथ क्या कर रहा है? पढ़ने का कौशल में कौन सा अवबोधन में कौन चीज ना स्थानीय ना में ना कुछ लेन देन होता है तो में हो क्या? अरे बबुआ ये सब तू ही जान जेब, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट के बनाओ, आगे बढ़ो। जितना जानते हैं उतना ही पे मत रहिए, धीरे धीरे उसमें जोड़ते चलिए। ठीक है, इनरिच योर सेल्फ। देखो हम हमेशा बोलते रहते हैं इनरिच योर सेल्फ, इम्प्रूव योर सेल्फ। ठीक है, और डेली कुछ ना कुछ सीखते रहिए। आज आप क्या हैं, ठीक है, कल क्या थे, कल से अगर बेहतर आज है तो बढ़िया है, और आज जो है आज से बेहतर आपको कल होना है। तो जो चीजें हैं पहले से जानते हैं तो उतना ही पे मत रहिए, उसमें धीरे धीरे ऐड करिए, चीजों को ऐड करिए, आगे बढ़िए। ठीक है, आप पानी आज 1 गिलास पी रहे हैं तो कल 1.25 गिलास पीजिए। बात समझ रहे हैं? चलो आगे देखते हैं हम लोग। आज देखो कोई भी पानी पी लेते हो, चापाकल के कोई भी पी लेते हो। ठीक है, धीरे धीरे क्या करते हो? बिस्लरी पीते हो, उसके बाद बोलते हो ना बिस्लरी में तो सब निकाल लिया है। बात समझ रहे हो ना? सारा मिनरल सब निकल जाता है, कुछ नहीं रहता है। तब बोलते हो कि हिमालय के पानी पियेंगे। क्या करते हो? हिमालय का पानी पियेंगे। हिमालय के 1 लीटर के बोतल के पानी के कितना है? 50 रुपया की 65 रुपया है, 65 रुपया हो गया है। तो अभी 65 रुपया हो गया है। हम एक बार गए थे जब दुकान में पूछने तो 50 रुपया था, आज से 5 साल पहले की बात थी। ठीक है, अभी 65 रुपया। दूध कैसे लीटर है? 40 रुपया। तो हम क्या सोचते हैं कि काहे ना हम 1.5 लीटर दूध पी लेंगे, 65 रुपया का पानी पियेंगे। बात समझ रहे हो? लेकिन ये जो पानी है ये तुम्हारा कोई आरओ का पानी नहीं है, ये कोई आरओ का पानी नहीं है। हिमालय का जो पानी होता है आरओ का नहीं होता है। ये जो झरना वगैरह जो है ना, वाटरफॉल हमारे, ठीक है, जो गंगोत्री वगैरह से निकलते हैं, तो वहाँ का पानी बस भर के या बोतल में पैक करके बेच दिया है, ऐसा कुछ नहीं ज्यादा नहीं किया है। तो इसमें क्या है कि इसमें बहुत सारे औषधीय गुण और मिनरल ये सब चीजें इसमें रहता है। ठीक है, इसमें ये आरओ का पानी पीना सही नहीं है, उचित नहीं है। इससे बढ़िया है हमारे चापाकल का पानी। जहाँ पे रह रहे हो वहाँ का भोजन, वहाँ का पानी पियोगे एकदम ठीक रहोगे। ठीक है, तो चलो आराम से। तो ऐसा हूँ पानी से बढ़िया है दूध। जाओ आराम से, 1.5 लीटर 40 रुपये दूध मिल जाएगा हम लोग के यहाँ। अब पाकिटों वाला खरीदेगा तो 60 रुपये मिल जाएगा, 50-60 रुपया, फुल क्रीम 60 रुपया मिलेगा। चलो ध्यान दो आराम से। चलो आगे बढ़ते हैं। अनुमानिक मतलब अनुमान लगाने वाली बात, कि उसको समझ के अनुमान लगा रहे हैं कि ई कह रहा है। बात समझ रहे हैं? चलो ध्यान दो। अरे बबुआ आपको लगता है कि आप हल्ला कर रहे हो तो हम तो आपको क्या लगता है कि हम थोड़ा थोड़ा तो बोल रहे हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा मिल के बहुत ज्यादा इधर हल्ला हो जाता है। बात समझ रहे हो? और सबका इधर ट्रांसमीटर इधर है, सबका सब लोग, आप लोग ट्रांसमिट करते हैं, सब आके हम रिसीव करते हैं। बात समझ रहे हैं? यूपीएससी निकाल लें हम, तो यूपीएससी निकाल लें तो फिर ना मेजबान थोड़ी बैठा है। अभी पूरा दुनिया के मालिक बनी, जिले के फेरा में लगा। बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि भाषा से संबंधित है? देखो भाषा से संबंधित कौन सी बुद्धि है बहुबुद्धि के सिद्धांत के में? तो प्रवाह सटीकता बुद्धि, भाषाई मौखिक बुद्धि, शब्दावली
व्याकरण बुद्धि, दृश्यात्मक अस्थानिक बुद्धि, बहुबुद्धि के सिद्धांत। दृश्यात्मक अस्थानिक बहुबुद्धि सिद्धांत से बोल रहा है, तो बुद्धि की भाषा से संबंधित कौन सा प्रवाह से टिकता बुद्धि? फ्लुएंसी, भाषाई मौखिक बुद्धि, दृश्यात्मक अस्थानिक। 4 नंबर दिया है, ये तो हम पूछ रहे हैं, तुम्हें तो बोल रहे हो 4 नंबर, ऐसे तो हम कंफ्यूज हैं। देखो ये बहुबुद्धि का सिद्धांत जो है हार्वर्ड गार्डनर का है, हार्वर्ड गार्डनर का, इसने 8 प्रकार के बताया है, ठीक है। बाद में 4 को और जोड़ा था तो 12 को हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे भाषाई बुद्धि की बात करता है, जिसमें भाषा संबंधी कौशल ज्यादा होता है, उसके अंदर कौन सी बुद्धि होती है? भाषाई बुद्धि होती है। तो भाषाई मौखिक बुद्धि यहाँ पे आप सही कर सकते हैं, ठीक है। तो यही तो हम बोल रहे हैं, तो ये बोल रहा है कि 4 नंबर होगा, 4 नंबर होगा। देखो स्थानिक बुद्धि जो है, थोड़ा सा पहले ध्यान दो, स्थानिक बुद्धि जो है ये आपके कल्पना से जुड़ी हुई चीजें हैं, ठीक है। ये सही इसका मतलब इसके साथ जुड़ा हुआ चीज नहीं है, बस समझ रहे हो, तो इसलिए ना होगा। चिंता मत करो, ध्यान दो, कुछ नहीं पूछा है, ध्यान दो। इनमें से कौन सा बहुभाषावाद के लाभ हो सकते हैं? समृद्ध शब्दावली और प्रभावशाली भाषण, अन्य संस्कृतियों के प्रति सहिष्णुता और सम्मान, सीमित रोजगार के अवसर, परिभाषिक जागरूकता, पाराभाषिक। परिभाषिक नहीं है, पाराभाषिक है, पाराभाषिक है, परिभाषिक नहीं है। तो कौन से बहुभाषा, ध्यान दो, बहुभाषा के लाभ हो सकते हैं? तो समृद्ध शब्दावली और प्रभावशाली भाषण, ठीक है। देखिए आप कई सारे भाषा को जानिएगा तो खूब बढ़िया से बोलिएगा। हिंदी वाले जो उर्दू जानते हैं वो और बढ़िया लेक्चर देते हैं, देखते हैं कि नहीं है? अंग्रेजियों जानते हैं तो कबो कबो अंग्रेजियों बोल देते हैं, हम लोग भोजपुरियों जानते हैं तो भोजपुरियों, ठीक है। तो देखते हो कई को भाषा हम लोग बोलते हैं। भोजपुरी तो अपनी ये मातृभाषा, ठीक है। इसके बाद में क्या बोलते हैं? हिंदी, उसके बाद में अंग्रेजी, और उसके बाद में कभी जरूरत पड़ गया तो थोड़ा बहुत संस्कृत। 4 को भाषा तो हम लोग भी जानते हैं, बहुत सारे भाषा जान गए हम। उर्दू भी जानते हैं, बोले आता है उर्दू, सब खैरियत है जी, सब खैरियत, बोलिए। उर्दू हो ना क्या? चलो ध्यान दें, यहाँ पे आंसर क्या हो गया? 4 को सही था, 3 को। देखो हमने इसको पहले सोचा कि परिभाषिक लिखाएगा, लेकिन परिभाषिक नहीं, पराभाषिक लिखा है, इसलिए ये सही है। पराभाषिक के मतलब बताते हैं ना, ना दूसरा का भाषा नहीं हुआ, पराभाषिक। कौन नंबर क्वेश्चन है ये? पराभाषिक जागरूकता, बता दे रहे हैं अभी। पराभाषिक क्या है? पराभाषिक जागरूकता, पराभाषिक पराभाषिक हम लोग देख रहे हैं, पराभाषिक। हल्ला करबो लोग, तो लोग मनबो लोग ना। पराभाषिक यहाँ पर हमारे कौन बा लैपटॉप चलाए जाए।
सबका अपना अपना काम है बाबू, ठीक है। चलो इसका अर्थ हम आपको बाद में बता देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पाराभाषिक जागरूकता का मतलब ये आपको बताएंगे, ये जागरूकता से ही संबंधित है, ठीक है, और भाषा की जागरूकता से ही संबंधित है, वो अब हम बाद में बताएंगे। तो यहाँ पे आप 1, 2 और 4 सही कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन 111। वाइगोस्की के अनुसार, हल्ला ध्यान दो, पहले क्वेश्चन पढ़ो। वाइगोस्की के अनुसार जब कोई बच्चा बच्ची भाषा की मदद से अपने स्वयं के कार्यों को निर्देशित करता है, लेकिन वह भाषा के लिए श्रव्य नहीं है, बोल के नहीं। देखो एक चीज आपको बताए होंगे, ध्यान दो पहले। अगर देखो आपको एक चीज बताए थे, प्राइवेट स्पीच के बारे में आपको बताए थे, जिसको हिंदी में निजी या व्यक्तिगत वार्ता बोलते हैं, ठीक है। निजी या व्यक्तिगत वार्ता या व्यक्तिगत वाक, जो भी बोलो सब ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये जो होता है क्या होता है, ओवर्ट होता है, बोल के इसमें आवाज निकलेगा, ठीक है। प्राइवेट स्पीच में क्या होगा, बोल के होगा। इसमें व्यक्ति क्या करेगा, स्वयं के कार्यों को निर्देशित करने के लिए ऐसा करेगा। तो किस लिए करेगा, स्वनियमन, यानी कुछ किसको रेगुलेट कर रहा है, खुद को स्वनियमन के लिए कर रहा है। यानी कि क्या करता है कि कोई अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें तो एक लड़की है, छत पे क्या कर रही है, कपड़ा डालने गई है, तो अपने आप से बोलती है कि नहीं, इसे यहाँ नहीं यहाँ डालना चाहिए, अगर यहाँ नहीं यहाँ डालना चाहिए। ध्यान दो पहले, सुनो ठीक से, यहाँ नहीं यहाँ डालना चाहिए था। यानी खुद से बात कर रही है, खुद को रेगुलेट कर रही है, अपने आप को कंट्रोल कर रही है कि यहाँ नहीं यहाँ हमें डालना चाहिए। किसी भी काम के लिए आप ऐसा, आप अपना एग्जांपल खुद से भी ले सकते हो। आप अगर जाते हो बाइक से, अगर आप बाइक से जा रहे होगे, फिर सोचते हो कि नहीं मुझे अभी उसके घर नहीं जाना चाहिए था, फिर कभी कभी बोल के भी होता है मुझे उसके घर, आवाज भी आपका निकलता है। ये किसको रेगुलेट कर रहे हो, खुद को कर रहे हो, आपके मुंह से आवाज भी निकल रहा है, तो ये क्या हो जाता है, व्यक्तिगत वाक, ठीक है। लेकिन एक चीज और आप ध्यान दो, सुनो ने, तो ये हो गया प्राइवेट स्पीच। एक होता है बाबू इनर स्पीच, इनर चुप रहो। एक तुम्हें गीतों में डाल लेंगे, सावन को आने दो, परेशान मत हो, ठीक है। इसको हिंदी में आंतरिक संभाषण कहा जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, बोल के नहीं होता है, सारा काम यही है, ठीक है। खुद को रेगुलेट करने के लिए मन मन अगर हो रहा है, अगर ओवर्ट नहीं है, यानी कि बोल के नहीं है, अगर बोल के नहीं है, अंदर अंदर विचार चला, खुद को निर्देशित किए आप और खुद अपना काम करने लगे, खुद को स्वनियमन के लिए ये होता है। और खुद के लिए कर रहे हैं, अगर ये आवाज नहीं आ रहा है, यानी आप भी नहीं सुनेंगे, दूसरों नहीं सुनेगा, तो ये क्या हो गया, ये होता है आंतरिक संभाषण, यानी कि इनर स्पीच। तो ये देखो ये क्या कह रहा है, वाइगोस्की के अनुसार जब कोई बच्चा बच्ची भाषा की मदद से अपने स्वयं के कार्यों को निर्देशित करता है, लेकिन वह भाषा दूसरों के लिए श्रव्य नहीं है, उसके वाचन को क्या कहेंगे, तो आंतरिक संभाषण यानी आंतरिक भाषण कहेंगे, ठीक है। बबुआ ध्यान दो, अबे तू बबुआ बारा, तारा खानी हम 5 बजे पढ़ा चुकल बा, ऐसे तारा अंदर का चलता ये सब हमरा पता है, ऐसे चुप रहो। अब 5 साल जो पढ़ा लिया तो PhD मान, हाँ बिल्कुल। अभी तो हम आपको बताएं कि आंतरिक भाषण क्या होता है, अभी इसी चीज को न बताएं। आंतरिक संभाषण कब होगा, जब आप देखो ये क्या कह रहा है, जब कोई बच्चा या बच्ची भाषा की मदद से अपने स्वयं के कार्यों को निर्देशित कर रहा है, लेकिन श्रव्य नहीं है,
यानी कि बोलेगा नहीं तो सुनाएगा कहाँ से? बोलेगा नहीं तो सुनाएगा कहाँ से? तो आंतरिक संभाषण हो गया। अभी तो बोले हैं निजी भाषण में क्या होता है, ये बोल के होगा, ये सुनाई देगा, आपको भी सुनाई देगा, दूसरों को कोई अगर पास में होगा तो उसको भी सुनाई देगा। जो सुनाई नहीं देगा यानी कि बोल के नहीं होगा, श्रव्य नहीं है, यहाँ पे दिख रहा है, तो ये आपका आंतरिक संभाषण हो गया। ठीक है, ये सब चीज हम पहले ही आपके अंदर क्या चल रहा है खाली ध्यान दीजिएगा ना, सुनिएगा ध्यान से तो सब बात समझ में आएगा। ठीक है, अपना मन मस्तिष्क शांत रखिए, फोकस करिए। भाषा विज्ञान की कौन सी शाखा कौन सी शाखा संदर्भ में भाषा से जुड़ी हुई है? अर्थ विज्ञान, उपयोगिता विज्ञान, आकृति विज्ञान, स्वर विज्ञान। भाषा विज्ञान की कौन सी शाखा संदर्भ में भाषा से जुड़ी हुई है? संदर्भ में कौन सा होगा? स्वर, आकृति, उपयोगिता और अर्थ। क्या हो जाएगा वो? इसका आंसर आपका हो जाएगा स्वर विज्ञान तो नहीं होगा। संदर्भ में स्वर विज्ञान के काम नहीं होता है। ठीक है, आकृति विज्ञान भी नहीं होना चाहिए। अब आपका आंसर क्या होना चाहिए? संदर्भ में यानी उपयोगिता विज्ञान मार दो, देखो तो आंसर क्या होता है। कै नंबर होगा? ध्यान दो, कै नंबर है? पहले बताओ तो कै नंबर है? 112। 112। 112, ठीक है, 2 नंबर। ठीक है, देखो संदर्भ से जुड़ा हुआ मतलब आपके काम से जुड़ा हुआ या कुछ कर रहे हैं तो उससे जुड़ा हुआ जो चीज होगा भाषा विज्ञान में, तो क्या हो जाएगा? ये क्या कहलाएगा? तो ये उपयोगिता विज्ञान कहलाएगा। ठीक है, संदर्भ से जुड़ा है तो उपयोग वाला बात है ना, तो उपयोगिता विज्ञान। इज इट क्लियर? तो चलो आगे देखते हैं। भाषा विज्ञान की कौन सी शाखा संदर्भ में भाषा से जुड़ी है? फिर से वहीं आ गया क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। जब आप शिशुओं में जब मामा से पहले बतिया क्या हुआ? मामा से, मामी से, भैया से, भाभी से, सबसे बतिया क्या हुआ? जा तू फोन इतना आवत तो सब बतिया बतिया क्या हुआ? अब क्या बतिया फ्लाइट मोड लगा था। तब चल चल तब चल चल तब चल चल शिशुओं में भाषा के विकास के संबंध में कथन अ और ब पर विचार करें। शिशुओं में भाषा के विचार के संबंध में कथन अ और ब पर विचार करें। शैशवावस्था में बच्चे की वाक नली एक वयस्क मानव की तुलना में जानवर की तरह अधिक होती है। शैशवावस्था में बच्चे की वाक नली एक वयस्क मानव की तुलना में जानवर की तरह अधिक होती है। 6 से 12 महीनों के दौरान एक बच्ची तरह तरह से बबलाना और दोहराव वाले बबलाना में, देखो 6 से 12 में बबलाना क्या होता है? बबलिंग, यानी कि बार बार एक एक चीज को बोलेगा। ठीक है, पापा पापा, मम्मा पापा, पापा पापा, ऐसे करता है ना, यही कहलाता है बबलाना। बार बार किसी चीज को आवृत्ति करता है, वो चीजें क्या होता है? बबलाना कहलाता है। देखो ये लगभग मुझे लगता है एक और दो दोनों सही है। ठीक है, और वह दोनों सही है। शैशवावस्था में जो बच्चे की वाक नली है, जो बोलने वाली नली है, एक व्यस्त मानव की तुलना में जानवर की तरह अधिक होता है। ठीक है, तो दोनों यहाँ पे सही है। क्या वो सब बाद में बात करेंगे हम। ठीक है, उसका तारत तो कितना है, क्या डेसिबल है, ये सब बात हम बाद में करेंगे। चलो हाँ हाँ, दोनों सही है, अभी बताए ना, यहाँ पे और बात दोनों सही है। ठीक है, हाँ, शिशुओं में भाषा के विकास के संबंध में फिर से वहीं आ गया क्या? एक बोली मानक बोली का दर्जा पाने के लिए निम्नलिखित चरणों से गुजरती है। चयन, संहिताकरण, उद्देश्य का निर्धारण। चयन, स्वीकृति, संहिताकरण और उद्देश्यों का निर्धारण। चयन, उद्देश्यों का निर्धारण, संहिताकरण और स्वीकृति। चयन, स्वीकृति, संहिताकरण और उद्देश्यों का निर्धारण। चयन, उद्देश्यों का निर्धारण, फिर उसका संहिता करिए, उसको
फिर वहां पे स्वीकृति दीजिए इसको। तो इसका आंसर 3 नंबर होना चाहिए। देखो तो आंसर 1 नंबर होगा। अल्लाह मत करो। अब बता देंगे उसका क्या होगा। कै नंबर है ये? 114 का 1 नंबर आंसर दिया है। ठीक है, 1 मिनट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक बोली मानक बोली का दर्जा पाने के लिए चयन के संहिताकरण उद्देश्य का निर्धारण जैसे चरणों से गुजरती है। एक बोली भाषा का एक रूप है जो देश के किसी विशेष हिस्से में लोगों को एक विशेष समूह द्वारा बोली जाती है। हिंदी की अलग अलग बोलियां हैं, जैसे हिंदी भारत के कई राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा इस सब में बोला जाता है। सब अलग अलग है, लेकिन हर राज्य की हिंदी बोलने एक दूसरे अलग होती है। बोली आमतौर पर 2 प्रकार के होती है। कौन कौन हो? एक तो क्षेत्रीय बोली और दूसरी सामाजिक बोली। भाषा के क्षेत्रीय रूप के बोली को क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है? बोली। अब बोली देश के किसी भी भाग में बोली जाने वाली तो क्या है? भाषा। जिसका अपना साहित्य नहीं होता है, अपनी लिपि नहीं होती है, बोली को सिर्फ बोला जाता है, इसे लिखा नहीं जाता है। तो बोली हमारी जो है, तो भोजपुरी के हमारे तो लिपि भी है, तब भी अभी तक 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया साहब। भोजपुरी के लिपि का नाम है कैथी, जो कि आज हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं, ना कोई पढ़ाया हमें बचपन से। ठीक है, तो कैथी लिपि है, भोजपुरी की लिपि है, अपनी लिपि। तो देखो यहाँ पे आंसर दे रहा है चयन, संहिताकरण और उद्देश्यों का निर्धारण। देखो इसको हमने एक बोली मानक बोली के रूप में क्यों होगा, तो हमने इसका 3 क्यों किया, ये बात अब आपको हम बताएंगे। ठीक है, कोई बोली है तो किसी बोली का पहले चयन करें। ठीक है, उसके बाद में क्या उद्देश्य है इसका, इस बोली का कहाँ हम प्रयोग करेंगे, क्या हम इसने लक्ष्य रखा है, क्या उद्देश्य हमने बनाया है, इसको करेंगे। फिर उसको और ज़्यादा संहिताकरण यानी कि उसको एक्यूमुलेट करने वाला काम करेंगे। ठीक है, उसके बाद में उसको स्वीकृति मिलेगा। तो लेकिन देखो एक बात, क्यों यहाँ पे देखो ये मानक बोली ही बोला है। अगर एक बोली यहाँ पे भाषा बोल देता ना, तब जाके यहाँ पे स्वीकृति अगर मिल गया तो मतलब क्या हो गया, वो भाषा हो गया। तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस नहीं मिल रहा है, स्वीकृति यहाँ पे नहीं मिल रहा है, तभी तक बोली है। ठीक है, मानक बोली था इसलिए हमने इसको सही कर दिया। लेकिन आप बस इतना ही चलिए, चयन, संहिताकरण और उद्देश्यों का निर्धारण, मतलब एक्यूमुलेट कइल और ओकरा के क्या कहल जाला, मतलब जोड़ल एक जगह, मतलब उसको क्या समृद्ध करने में, मतलब कुछ कुछ ऐड करके उसको समृद्ध करेंगे। ठीक है, संहिता, संहिता मतलब क्या है, सब अलग अलग चीज है, सबको एक जगह ले आके जोड़े वाला काम, संहिता करना। ठीक है, वही होता है संहिता। चलो आगे देखा जाए, किस चीज का ये आप गलत हो गया। बोली के संबंध में एक और आ गया बोली। हाँ, बोली के संबंध में कथन अ और ब पर विचार करें। किसी देश के एक हिस्से में बोली जाने वाली विविध भाषाओं में से एक प्रकार जो क्षेत्रीय बोली के रूप में जानी जाती है। किसी देश के एक हिस्से में बोले जाने वाली विविध भाषाओं में से एक प्रकार जो क्षेत्रीय बोली के रूप में जानी जाती है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ध्यान दो, ये भी बात ठीक है। किसी देश के एक हिस्से में बोली जाने वाली विविध भाषाओं में से एक प्रकार जो क्षेत्रीय बोली से जानी जाती है, ये सही बात है। एक समान शैक्षिक पृष्ठभूमि वाले लोगों द्वारा विविध प्रकार के उपयोग की जाने वाली भाषा में से एक प्रकार की बोली के रूप में जानी जाती है। एक समान शैक्षिक पृष्ठभूमि वाले लोगों द्वारा विविध प्रकार की उपयोग की जाने वाली भाषा में से एक प्रकार की बोली है के रूप में जानी जाती है। ये वाला तो एकदम दिख रहा है। ठीक है, बी वाला जो है ये सही नहीं लग रहा है। कहा है कि यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, देखो ठीक से यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, एक समान शैक्षिक पृष्ठभूमि वाले लोगों द्वारा विविध प्रकार के उपयोग की जाने वाली भाषा। यहाँ पे क्या लिख रहा है, भाषा, में से एक प्रकार की बोली है। तब बोली होता तब हेजवा भाषा होता, तब कहीं बहुत हद तक सही होने की संभावना थी। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भाषा में से बोली किंगा हो जाएगा, तो इसलिए ये गलत है। तो असही है, गलत है, ये होना चाहिए। और देखते हैं आंसर, देखते हैं क्या नंबर है ये,
1 नंबर सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो गया, 1 नंबर सही हो गया। आगे बढ़े। तो यहाँ पे ये चीज आप लोगों ने देखा है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बहुत यहाँ पे देखने वाली बात है। एक समान शैक्षिक पृष्ठभूमि वाले लोगों द्वारा विविध प्रकार के उपयोग की जाने वाली भाषा, यहाँ पे क्या दे रहा है, भाषा। अब भाषा में से क्या बोल रहा है कि एक प्रकार की बोली के रूप में, वो भी बात पॉजिटिव भाषा है। भाषा में जाएगा ना वो। नहीं वो भी बात पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है ना कि देखो यहाँ पे भाषा रहता तो चलता, ये देख रहे हो, ये भाषा रहता तो चलता, ये बोली बना दिया है। भाषा के जब बात हो रहा था उसको बोल, भाषा हो जाएगा ना कि समान पृष्ठभूमि में माने यहाँ पे भाषा अगर लिखा होता ना तो सही होता। तो सही होता। इसलिए ना कि जैसे मान के हाँ। बिहार हो गया सर, तो बिहार में सब जगह पटना की भाषा बोली अलग है, सब जगह अलग अलग है, ये बोली हो गया। उनका बोली हो गया, ये भाषा का उपयोग कर रहा है, बोली के उपयोग नहीं कर रहा है, भाषा का उपयोग कर रहा है, तो वहां पे भाषा होना चाहिए। हाँ, लेकिन यहाँ पे बोली दिया है। पत्नी से जल्दी करो हमें देर हो जाएगी, सहकर्मी से जाने का समय हो गया है, हमें बैठने के लिए देर हो जाएगी। वरिष्ठ नियोक्ता से क्या बोलते हैं, महोदय शाम के 4 बज गए हैं और बैठक 4:15 बजे हैं, क्या अब हमें चलना नहीं चाहिए। भाषण में इस भिन्नता को किस रूप में जानते हैं, शुद्धतावादी ना, रजिस्टर ना, मुहावरावादी ना, अस्तर भिन्नता। ठीक है, आप जिस स्तर के लोग से बात कर रहे हैं उस हिसाब से आप वहां पे भाषा का उपयोग कर रहे हैं। क्या कुछ कहोगे? हाँ, रजिस्टर हाँ सही तो है। ऐसा टाइम का बात कर रहा है, टाइम का बात करेंगे कि हर एक चीज का उसका रूटीन है सर, उसका रूटीन है। सही है सर, एकदम सही है सर। आंसर लेकिन रजिस्टर दिया है। पत्नी से जल्दी कर। 2 नंबर बिल्कुल सही होगा, आंसर कुछ भी दिया हो। नेक्स्ट रजिस्टर होगा सर, एकदम फिक्स है। कहाँ पढ़ लो, कहाँ पढ़ लो, सॉरी हम जो बोल रहे हैं ये बताओ, कहाँ पढ़े हो स्तर, कहाँ रजिस्टर पढ़े हो? यहाँ पे हर एक चीज का वहाँ पे रूटीन का बात हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, देखो ठीक से, किससे किस प्रकार से बात किया जाना है उसकी बात हो रही है। बात समझ रहे हो, किससे किस प्रकार से हमें बात करनी चाहिए। आंसर की भुला जाओ, गलती दिया है आंसर तुम्हारा, तुम मत मानो। सुनो ना ध्यान से, हाय अल्लाह, बातों को ठीक से सुनो और कंसेप्ट बनाओ अपना। देखो यहाँ पे किस प्रकार से बोल रहा है लोग, एक अपने पत्नी से बोल रहा है ये जल्दी करो हमें देर हो जाएगी। फिर वहीं किसी कलीग से अपने बोलना होता है तो बोल रहा है जाने का समय हो गया है, हमें बैठक के लिए देर हो जाएगी, हमें जल्दी चलना चाहिए। वहीं अपने सीनियर से बोलना है, वरिष्ठ नियोक्ता से बोलना है, तो महोदय शाम के 4 बज गए हैं और बैठक 4:15 बजे हैं, अब हमें चलना चाहिए। बात समझ रहे? सुनो इन्हें, टाइम के बात नहीं है बुढ़वा। यहाँ पे किससे किस प्रकार से बात करना है उसको यहाँ पे दर्शाया गया है। तो किस स्तर के लोग के साथ आप किस प्रकार से बात करेंगे इसकी बात हुई है, तो यहाँ पे आपका आंसर स्तर भिन्नता होता है। ठीक है, हाँ। तुम भाई अपन बता रहे हैं तो लोगों का कंसेप्ट खराब मत करो, बात समझ रहे हो, जो हम बता रहे हैं उसके हिसाब से आप अपना कंसेप्ट बनाइए। यहाँ पे आंसर टाइम अपना घर रखो, यहाँ पे सबसे किस प्रकार से किससे बात करना ही नहीं दिख रहा है तुम्हें। लेकिन हम लोग लेकिन ओकिन कुछ नहीं, सुनो कुछ नहीं, मेरे अनुसार जो मेरे क्लास में है वो मेरे अनुसार चलेगा। ठीक है, बात समझ रहे हो। सीटेट भी बहुत सारे क्वेश्चन का गलत जवाब दिया है, बात समझ रहे हो। सीटेट कई सारे क्वेश्चन का गलत जवाब दिया है, तो क्या हम गलत को मान लेंगे? नहीं मानेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो हम बता रहे हैं उसके हिसाब से अपना कंसेप्ट बनाओ। ठीक है, कौन क्या कह रहा है वो सब भुला जाओ, बात समझ रहे हो। ज्यादा माथा पची उधेर गुण करोगे कंफ्यूजन का कारण बनेगा तुम्हारा, और परीक्षा में आप अपना क्वेश्चन गलत करके आओगे, बात समझ रहे हो। तो जितना हम बता रहे हैं उतने पर ध्यान दो, काफी है। ठीक है, आगे आएगा तो हम बात करेंगे।
चलो बोल रहे हैं ना, तुम्हें गीतों में डालेंगे, सावन को आने दो, मतलब डालेंगे। बोल। हाँ होगा। हाँ। बोलो बोलो, मुंह बंद करो, बोलने दो उन्हें। चलो बोलो। हाँ आएगा तो हम बात करेंगे, आएगा तभी बात करेंगे। यहाँ पे रजिस्टर कब होगा देखो, सुनो ने, रजिस्टर कब होगा, जब हमें देखते हो कहीं जाते हैं आते हैं तो टाइम आउट टाइम मीन रहता है ना, तो वहाँ पे अगर हमें ये चीज़ करना होगा तब जाके वहाँ पे रजिस्टर करेंगे, या कब किसको कब छोड़ना है, कब आना है, कब जाना है, उसको रजिस्टर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, वो चीज़ें होता है। ठीक है, बाकी कुछ नहीं। यहाँ पे किसके साथ किस प्रकार से बर्ताव करना है, किसके साथ कैसे शब्दों का प्रयोग करना है, तो ये आपकी स्तर भिन्नता होती है। ठीक है, देखो आएगा तो सब बताएंगे, तुम चिंता मत करो भाई। हमारे एक मास्टर साहब थे जमाल परवेज, ठीक है, अंग्रेजी के, ठीक है, सीधे बोलते थे तुम्हें गीतों में ढालेंगे सावन को आने दो, तो हम भी वही करते हैं, तुम्हें गीतों में ढालेंगे सावन को आने दो, सही समय आने दो, सब चीज मिलेगा आगे धीरे धीरे, बेचैन मत हो पा। ठीक बा, ये कौन सी हंसने वाली बात है, जाओ भाई प्रणाम करो। वो लोग बहुत उच्च अवस्था वाले लोग हैं, ठीक है, हम तो पढ़ा रहे हैं, वो बिना पढ़ाए पास करा देंगे। बात समझ रहे हो ना, सब चीज तो अंदर से है ना, वो अंदर ठीक कर देगा लोग, तो क्या दिक्कत है। इनर बाबा समाधिस्थ हैं, समाधि ले चुके हैं, ठीक है। चलो अभी बंद करो, अभी जाओ। ये कौन बोल रहा है, ये कौन, हो सकता है, हो सकता है। अभी तो एक बाबा है उधर, क्या नाम है, ना ना, इधर एक जाओगे तरैया के पास में, ठीक है, तरैया के पास में जाओगे तो कोई बाबा है, तो मतलब जग उग होता है तो कब डल्ला उल्ला घट गया चाहे कुछ घट गया, तो एक बार बोले कि जाओ ना उस नदिया में से भर ले आओ, जाके उभर के लेके आया तो इधर सब ये हो गया ही। देखो वो सब कुछ हो सकता है, वो सब इनार में तो थोड़े तेल निकल रहा होगा, वो सब लोग कहीं से आगे। किसी का मत मानो, अभी अभी फिलहाल अपने क्वेश्चन पे आओ, ठीक है, अभी क्वेश्चन पे आओ। देखो बहुत सारी चीजें हो सकती है, ये सब कुछ नहीं है, आपके अंदर तो इतना ऊर्जा है ना, एक बार ठीक से अगर देख दीजिएगा तो वहां आग लग जाएगा। आपके अंदर सबके अंदर ये चीजें है, ये क्षमता है। ये सब ये छोटा छोटा बात है कि तेल निकल गया, ये पानी निकल गया, ये किरासन निकल गया, पेट्रोल निकल गया, ये सब कुछ नहीं है, ये सब हटाइए, बंद करिए। चलो ध्यान दो इन्हें। समूहवाद समूहवाद विवाद में भाग लेने के लिए भाषा शिक्षक एक शर्त रखता है, चला के समूहवाद विवाद में भाग लेने के लिए भाषा शिक्षक एक शर्त रखता है कि समूह में 4 विद्यार्थी कनिष्ठ वर्ग से, मतलब नीचे वाले वर्ग से, तथा एक विद्यार्थी वरिष्ठ वर्ग से होना चाहिए, जो आवश्यकता पड़ने पर कनिष्ठों की सहायता कर सके। समूह निर्माण का यह विचार किसके सिद्धांत पर आधारित हो, देखो क्या बोल रहा है कि छोटका बचवा के रखा जाए, कई गो, 4 गो, 4 गो छोटका बच्चा रखा जाए, कनिष्ठ विद्यार्थी यानी जूनियर सेक्शन का, ठीक है, एगो सीनियर सेक्शन का एगो बच्चा रखा जाए। तो ये क्या करेगा, ये सीनियर वाला क्या करेगा, ये एक MKO के रूप में आएगा, ठीक है, ये 4 गो छोटका है, तो जहाँ जरूरी होगा ये सहयोग देगा, तो मतलब ये किसका हो जाएगा, सहयोग वाला बात कौन करता है, तो वाइगोस्की करता है, तो आपका आंसर क्या होगा, वाइगोस्की। 2 चलो ध्यान दो बाबू, फोकस करो, सब में से कोई गलती नहीं होगा, बात समझ रहे हो। तुम ध्यान नहीं दोगे, तुम अपना ही में लगे हो तो कहाँ से होगा, बात समझ रहे हो।
बबुआ तू नया नहीं हमरा खाते तारा के फिर से बता देते नहीं ठीक बा तारा खाली 2-400 लोग आके चल गइल बा बात बुझलो समूह प्रस्तुति के दौरान यदि किसी विद्यार्थी के द्वारा अनुचित व्यवहार प्रदर्शित किया जाता है तब एक अध्यापक होने के नाते आप क्या करना चाहेंगे। समूह प्रस्तुति के दौरान यदि किसी विद्यार्थी के द्वारा अनुचित व्यवहार मतलब आपको लग रहा है कि ठीक व्यवहार नहीं कर रहा है तब आप क्या करेंगे। एक अध्यापक होने के नाते क्या करेंगे। ये एकदम मेन पेडागोगी के क्वेश्चन है ठीक है। समूची कक्षा के सामने उस पर चिल्लाएंगे। चिल्लाना डांटना फटकारना मारना पीटना ये सब सबसे खराब बात है तो ऐसा कभी आप नहीं करेंगे। ये एक टीचर को शोभा नहीं देता है। उससे बात करेंगे ठीक बात है खूब बढ़िया बात है। उससे सभी के सामने बात करेंगे। इसे हटा दो उसे सभी के सामने हटा दो उसे बुला के आराम से बतियाएंगे क्या दिक्कत हो गया ओकरा ठीक है। उसे कुछ नहीं कहेंगे और उसके स्व अनुशासित होने की अपेक्षा करेंगे ना। उससे आराम से बात करेंगे कि आखिर भाई तुम्हें दिक्कत क्या है आखिर तुम्हें दिक्कत क्या है उसको जानने की कोशिश करेंगे ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा। हाँ ये एकदम मास्टर के क्वेश्चन नहीं है। चलो आओ ध्यान दो। ये हो गया क्या चलो ये चलेगा ना अभी लैपटॉप हमारा कम हो गया। लाइट नहीं है वैसे आया ही नहीं। अच्छा इसका हम जो हाँ वीडियो तो जाएगा चलो। मान्यताओं का वह समूह आ जाएगा 12 बजे तक वीडियो आपका ये यूट्यूब पे आ जाएगा और ऐप पे भी आ जाएगा ठीक है। चलो ध्यान दो कोई नहीं खोलने दो ना तुम अपने पे ध्यान दो। तुम्हें वो दिन बताए थे कि देखो तुम ही एगो निमन हो एगो हम निमन है अगल में आकल और बगल में पाकल ये सब बताए हैं ना। तो किस पे ध्यान देना है। हम तुम पे ध्यान देंगे तुम हम पे ध्यान दो बस। बाकी कोई तो है ही नहीं। 2 आदमी तो क्लास में है ठीक है 2 ही आदमी है। अगर जिसको ज्यादा दिख रहा है उसका आँख खराब है। बात समझ रहे हो ना। आँख खराब नहीं है तो दिमाग ऊपर जरूर खराब है। मान्यताओं का वह समूह जो इस बात पर व्याख्या करता है कि भाषा संरचनाओं या नियमों का समूह है किस रूप में जाना जाता है। देखो मान्यताओं का वह समूह जो इस बात की व्याख्या करता है कि भाषा संरचनाओं या नियमों का समूह है किस रूप में जाना जाता है। तो भाषा जो है क्या है इस बात की व्याख्या करता है भाषा संरचनाओं या नियमों का समूह है किस रूप में जाना जाता है। संप्रेषणात्मक उपागम अंतःक्रियात्मक उपागम संरचनात्मक उपागम और निवेश उपागम। भाषा संरचनाओं या नियमों का समूह है किस रूप में जाना जाता है। संरचना नियम संरचनात्मक उपागम को सही कर दो। संप्रेषणात्मक होगा देखते हैं आंसर की देखते हैं। चलो कितना नंबर है वो पहले नंबर बताओ कितना है। बिल्कुल सही है संरचनात्मक उपागम काहे हल्ला कर रहे हैं। यहाँ पे देखो भाषा संरचनाओं या नियमों का समूह है मतलब क्या है संरचनात्मक उपागम हो गया। संप्रेषणात्मक में क्या होता है जब एक आदमी 2 आदमी के बीच में इंटरेक्शन वाली बात होती तब जाके वहां पे संप्रेषणात्मक होगा। तो वहां पे भी इंटरेक्शन वाली बात होती तो अंतःक्रियात्मक हो जाता अगर इसमें दिया है ठीक है। तो यहाँ पे ये संरचना और या नियमों का समूह है तो ये संरचनात्मक उपागम को आप सही कर दो। चलो अब लास्ट क्वेश्चन है ठीक है। ये हिंदी पेडागोगी का लास्ट क्वेश्चन है। संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण के संबंध में कथन अ और ब पर विचार कीजिए। शिक्षक की भूमिका सामान्यतः वाचन के लिए मॉडल होने के बजाय एक संसाधक या मॉनिटर किया है। बिल्कुल ठीक है बिल्कुल टीचर एज ए फैसिलिटेटर। शिक्षार्थियों को सीखने के व्यक्तिवादी उपागम के आधार पर कक्षा की गतिविधियों में भाग हाँ सबके व्यक्तिगत विभिन्नता होती है सबका अलग अलग होता है तो अलग अलग हिसाब में ऐसा देखने वाला काम खूब बढ़िया बात है। तो व्यक्तिवादी उपागम ये बढ़िया है तो अ और ब दोनों सही है यानी कि 3 नंबर यहाँ पे सही होगा। चलो आंसर देख लेते हैं ऐसे आप बोल रहे हो तो
कौन नंबर है? बी है ना? अच्छा चलो 1 मिनट ध्यान दो। दूसरा क्या बोल रहा है? शिक्षार्थियों को सीखने के व्यक्तिवादी उपागम के आधार पर कक्षा की गतिविधियों में भाग। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एक शब्द यहाँ पे देखो क्या लिखा है, पड़ता है, भाग लेना पड़ता है, मतलब यहाँ पे किस चीज को दर्शा रहा है? ध्यान दो, किस चीज को दर्शा रहा है? मजबूरी। अगर बच्चा खुद अगर ऐसा कर रहा है ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि शिक्षार्थियों को सीखने के व्यक्तिवादी उपागम के आधार पर कक्षा की गतिविधियों में भाग लेना पड़ता है, मतलब यह एक क्या है? मजबूरी को दर्शा रहा है। तो हमें मजबूर नहीं करना है, जबरदस्ती नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं करना है, इसलिए ये गलत है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे आंसर अ सही है और ब गलत है, ये सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो चलो अब इस सेशन को हम लोग समाप्त करते हैं, फिर से नया सेशन में आएंगे। ठीक है।